नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं, सबको चौंकाते हुए पहुंच जाते हैं। वहां वो मत्था टेकते हैं, बोलते कुछ नहीं है, लेकिन दो ट्वीट के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से वो बहुत प्रभावित हैं, इसलिए वो रकाबगंज गुरुद्वारे में वो गए। वहां पर उन्होंने मत्था टेका, अरदास की। तो कहने को तो ये एक छोटा-सा धार्मिक दौरा था, लेकिन इसके बहुत बड़े राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली। वैसे 2 दिन पहले इसके संकेत तब मिल गए थे जब मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बड़े विनम्रतापूर्वक किसानों से आग्रह करते हैं कि वो अपने आंदोलन को वापस ले लें। उनकी जो कुछ संशोधन जो उन्होंने सुझाए हैं, उन सब पर सकारात्मक दृष्टि से सरकार विचार करेगी, ऐसा कुछ संकेत देने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगा था जब एक झटके में किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को, इस भावुक अपील को ठुकरा दिया था। तो अब मोदी क्या प्रतीक की राजनीति कर रहे हैं? मोदी वैसे ही प्रतीकों की राजनीति के मास्टर के रूप में जाने जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि रकाबगंज गुरुद्वारे जाकर वो कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिखों को लेकर, सिख यानी किसान समझ लीजिए आप इस समय, कि किसानों को लेकर उनके मन में कितना दर्द है, कितना सम्मान करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को वो याद करते हैं, यानी कहीं न कहीं किसानों ने जो देश के लिए बलिदान किया है, उनको याद करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अगर प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है, तो इसके पीछे की क्या राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, या किसानों का संघर्ष है, या किसानों का दर्द है, या वो मान रहे हैं कि कानून जो नए बनाए हैं उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, या वो मान रहे हैं कि जल्दबाजी में कानून बनाया गया, या वो मान रहे हैं कि कानून बनाने से पहले किसान संगठनों से बात कर लेनी चाहिए थी। क्या ये मान रहे हैं कि अगर राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को ये मामला सौंप दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। दूसरी एक राजनीतिक मजबूरी ये है कि हरियाणा में भी किसान आंदोलन तेजी से फैल रहा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो किसानों के हक में खुलकर सामने आए हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जो एकमात्र सांसद हैं जो एनडीए को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, नागौर से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा की 3 स्थायी समितियों जिसके वो सदस्य थे, वहां से वो इस्तीफा दे दिया है। और अब उनका कहना है कि 25 दिसंबर तक मांगे नहीं मानी गई तो वो 2 लाख किसानों के साथ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इसी दौरान वो एनडीए से बाहर निकलने की घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसे वो संकेत दे रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि अकाली दल के बाद अब एक और पार्टी उनका साथ, एनडीए का साथ छोड़ देगी? तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि है कि वो अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चल पाती या साथियों की बात नहीं मानती, उस पर बुरा असर पड़ेगा। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सोमवार से इस पर जो वेकेशन बेंच है वो सुनवाई करे, उस पर समिति बना दे, कमेटी बना दे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुलझाने की पहल कर रहा है तो प्रधानमंत्री को फिर अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत क्या है? तो क्या ऐसा नहीं लगता, ऐसा हो सकता है, जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में भी ये चल रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाना है, तब सारा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को जाएगा और बीजेपी सरकार यूं ही मुफ्त में बदनाम होगी। तो ऐसे में क्यों ना किसानों से बात की जाए और वही के वही समाधान सुझाने की किसानों को कोशिश की जाए और फिर इसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश की जाए। अब बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ से एक नए सिरे से एक खत या पहला खत अपनी तरफ से किसानों को भेजना चाहिए, जिसमें उनकी अभी तक सरकार जिन संशोधनों पर बात करने के लिए और उनको हटाने के लिए तैयार हुई है, वो उनका जिक्र दोबारा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कमान इसलिए भी संभाली क्योंकि सारे जो अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो सब तो निष्प्रभावी हो गए थे। शुरू में कृषि मंत्री और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री के साथ 6 दौर की बातचीत होती है, कोई हल नहीं निकलता। फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अमित शाह की बातचीत होती है और दोनों की किसानों से बात होती है। फिर
20 पेज का एक खत भेजा जाता है किसानों को, किसान उसको ठुकरा देते हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर 8 पन्नों का एक और खत भेजते हैं, उसे किसान ठुकरा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खुद एक भावुक अपील किसान ठुकरा देते हैं। तो ऐसे में अब शायद प्रधानमंत्री मोदी के पास और कोई रास्ता भी बचा नहीं था। एक राजनीतिक मजबूरी ये भी गिनाई जा रही है कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी का साथ है। खट्टर सरकार को अगर 10 विधायक ने साथ छोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगी, और दुष्यंत चौटाला के 10 विधायकों में से 7 ऐसे हैं जो किसानों की मांग के साथ हैं। वो दुष्यंत चौटाला पर अपनी तरफ से दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार खोने का डर तो कहीं बीजेपी को नहीं सता रहा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अगर अपनी तरफ से उन्होंने कमान संभाल ली है और मामले को सुलझाने की दिशा में वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो फिर उनको एक काम ज़रूर करना चाहिए कि अपने सभी मंत्रियों, अपने सभी नेताओं, चाहे वो बीजेपी के हों, राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे वो रीजनल स्तर के नेता हों, सबसे कह देना चाहिए कि वो किसानों की तुलना अब ना तो कोई खालिस्तान से करेगा, ना पाकिस्तानियों से करेगा, ना चीनियों के से करेगा, ना माओवादियों से करेगा, ना तो कोई टुकड़े गैंग के साथ करेगा, ना ही कोई अनाप शनाप इस तरह के बयान देगा उलूल-जुलूल, जिससे कि किसान संगठन और ज़्यादा नाराज़ हों या किसानों की एकता और ज़्यादा मजबूत हो। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को लग रहा है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर मामले का हल जल्दी निपटाया नहीं गया इसको, तो ये और ज़्यादा फैल सकता है और ज़्यादा दिक्कतें पेश कर सकता है। एक अंत में एक सवाल ये उठता है कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री सबको चौंकाते हुए अचानक रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों को भी चौंकाते हुए किसी दिन सिंघू बॉर्डर पहुंच जाएं या टिकरी बॉर्डर पहुंच जाएं? ऐसा भी क्या संभव है? कह नहीं सकते, राजनीति में वैसे सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज़ है। शुक्रिया आपका।